नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम आपको जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वे शहर के फिजियोथेरेपिस्ट हैं और नामी डॉक्टर हैं। और कोविड के इस काल में चाहे पहला दौर हो चाहे दूसरा दौर हो, उसमें लोगों को राहत देने में फिजियोथेरेपिस्ट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। चाहे वो अस्पताल हो या फिर वीडियो कॉलिंग या घरों में रहने वाले लोगों को राहत देने का काम उन्होंने जहाँ रहे वहाँ से किया। आज हमारे साथ महेश साहू जी हैं, वे शहर के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि कोविड के दोनों काल, जो फर्स्ट और सेकंड जो दौर देखे हम लोगों ने, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका क्या रही? किस तरह से आप लोगों ने रिलीफ दिया लोगों को? सर देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। अगर मैं बोलूं कि वाइटल भूमिका रही है, वाइटल एक शब्द होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि हम सभी जैसे कि जानते हैं कि सैचुरेशन लेवल कम हो जाता था। जो पेशेंट को कोविड है उनको, तो सैचुरेशन लेवल को मेंटेन करना, जो लंग्स हमारे पास हैं अभी, मतलब जिसको फाइब्रोज्ड नहीं है, जो लंग्स बचे हुए हैं, उसको इफ़ेक्टिवली काम कराना और पेशेंट के सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए फिजियोथेरेपी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। क्या छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों के लिए बहुत मायने रखती थी उस दौर में, जैसे लंग्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता था? इसमें सर देखिए, जैसे कि कोई पेशेंट है जो कोविड से मतलब इन्फेक्टेड है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे तो उनको इन्फेक्शन की वजह से सैचुरेशन कम रहता है। मतलब आप ये समझिए कॉमन लैंग्वेज में कि उसके लंग्स का इन्फ्लेशन प्रॉपर तरीके से होता नहीं। तो इस जो टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं उसको कार्डियो फिजियोथेरेपी बोला जाता है, चेस्ट पीटी बोला जाता है। तो चेस्ट पीटी के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, उसमें बहुत तरह से अराउंड 10 से 12 तरह के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी होंगी और चेस्ट पीटी टेक्निक्स होते हैं। उसको इनसाइड द आईसीयू, और यदि पेशेंट घर पे भी है तो घर पे भी, और इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता था कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी हम नर्सेस को हम गाइड करते थे कि मैम ऐसा करिए, और इस तरह से उनके सैचुरेशन लेवल को बढ़ाने का काम हम करते थे। क्योंकि जितना अच्छा हमारा जो रेस्पिरेटरी मसल्स है, जो सांस लेने वाली मसल्स है, जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना अच्छा हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करेंगे, उतना अच्छा हमारे जीवनी शक्ति बढ़ती है। फिजियोथेरेपी के माध्यम से एक रिलैक्सेशन दिया जाता है। जी बिल्कुल, रिलैक्सेशन भी, और उनके उनके मतलब जीवनी शक्ति को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 24 घंटे में से लगभग 18 से 16 घंटे वर्किंग पे रहती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्किंग पे, चाहे हाथ हो, आँखें हो। तो ऐसी स्थिति में एक बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, या फिर कहें तो जैसे किसी गाड़ी की सर्विसिंग है, तो एक बॉडी भी हमारी उसी तरह से एक वर्किंग करती है। तो उससे रिलैक्स करने के लिए क्या किया जाना चाहिए सर? हर व्यक्ति कम से कम 16 घंटे से 18 घंटे काम कर रहा है, तो कैसे रिलैक्स किया जाए उसे, और घर में रह के वो कैसे अपने आप को रिलैक्स कर सकता है? हेमंत सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। एक्चुअली हम डे टू डे लाइफ में जब एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपने एक टर्म यूज़ किया कि गाड़ी की सर्विसिंग। तो एक्चुअली जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट होता है ना, गाड़ी का अलाइनमेंट हम 3-4 महीने में उसको एडजस्ट करते हैं, अगर नहीं करें तो वो एक तरफ भागती है। सेम उसी प्रकार से बॉडी का अलाइनमेंट भी ना हम रोज़ काम करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि लेफ़्ट और राइट में हम एक जैसे काम नहीं करेंगे, या फिर लेफ़्ट की मसल्स को या राइट की मसल्स को हम उसी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में यूज़ नहीं करते, कम ज़्यादा होता है। तो इस तरह से शरीर में इम्बैलेंस पैदा हो जाती है, और इसी इम्बैलेंस की वजह से मसल्स में या मांसपेशियों में इम्बैलेंस की वजह से बोन में डेविएशन रहेगा, या बोन का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा, और जिसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा उसका परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा, और जिसका परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा उसको लेटर और सूनर कोई ना कोई सिम्टम्स आएंगे, चाहे वो स्टिफनेस हो, चाहे पेन हो, चाहे माइल्ड पेन हो, चाहे रेंज ऑफ मोशन, मतलब हम हाथ को उठा रहे हैं तो ये रेंज ऑफ मोशन कहलाता है, तो रेंज ऑफ मोशन का कम होना हो। तो इस तरह की दुविधाएं उनको आती जाएंगी, और इसी दुविधाओं को, मतलब इसी समस्या को कम करने के लिए, जैसे हम गाड़ी का अलाइनमेंट हम लोग कराते हैं, वैसे ही बॉडी का अलाइनमेंट भी हमको समय समय पे करवाते रहना चाहिए। डेफिनेटली, राइट सर। तो किस तरह का एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से या तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, या फिर यदि वो घर पे भी कोई एक्सरसाइज कर सकता हो, तो किस तरह के एक रिलैक्सेशन है जो वो घर पे बैठ के कर सकता है आराम?
हाँ सर, देखिए अगर किसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल है कि घर के आसपास कोई वेल क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो मैनिपुलेशन या ये सारी चीज़ें करते हैं, तो डेफिनेटली वो वंस इन अ मंथ जाके अपने बॉडी का अलाइनमेंट करा सकते हैं। ये हार्डली 5 से 10 मिनट का सेशन होता है जिसमें हम बॉडी का अलाइनमेंट करके देते हैं, और उससे पहले और बाद में आपकी क्षमता इमीडिएटली चेंज हो जाती है। आपने कभी देखा भी होगा कि जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं या प्लेयर्स हैं, वो कल अगर टूर्नामेंट होने वाला है, कल गेम होने वाला है, तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले जाके बॉडी का अलाइनमेंट कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे उनकी इंजरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं और उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। रही बात घर पे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो घर पे देखिए जैसे बहुत तरह की एक्सरसाइज हम देखते हैं, जैसे यूट्यूब में अवेलेबल है। अगर कोविड पेशेंट की बात करें जाए तो यूट्यूब में अवेलेबल है। अगर आप खाली यूट्यूब में डाल दीजिए या गूगल पे डाल दीजिए कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के सारे टाइप्स आ जाएंगे, उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन भी आ जाएगा। उसको आप आराम से बेफिक्र होकर कर सकते हैं, उसका कुछ भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। उससे आपको 100 टाइम्स फ़ायदा होना ही है। क्या बताएं, आज के दौर में यदि हम लोग बात करें तो ज़्यादातर लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे बड़े हो, सभी लोग या तो मोबाइल पे वर्किंग पे रहते हैं या फिर वो किसी लैपटॉप पे या फिर पीसी पर बैठे होते हैं। ऐसी स्थितियों में कई दिक्कतें उनको सामने आती है, चाहे उंगलियों का दर्द हो, चाहे हाथ का दर्द हो, चाहे पीठ का दर्द हो। ऐसी कई दिक्कतों का वो सामना करते हैं। आँखों में भी कई बार जलन महसूस होती है। क्या फिजियोथेरेपी में इस तरह की चीज़ों को लेकर कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे दर्शकों को? सर बिल्कुल, देखिए जैसे हम लोग सिस्टम में आजकल बहुत लगे रहते हैं या फिर मोबाइल जो हमारे लाइफ की इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हम क्या करते हैं कि ऑल टाइम हम थम्स के मसल्स को, किसी भी मसल्स को, देखिए एक चीज़ मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा आपका, कि किसी भी मसल्स को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो हमारा शरीर जैसे एनर्जी को यूज़ करता है वो एटीपी फॉर्म में करता है। तो एटीपी को बचाने के लिए हमारा जो मसल्स है, हमारा ब्रेन है, वो उस मसल्स में ट्रिगर बना देगा। ट्रिगर बना देगा मतलब उसको ये समझ में आता है कि मुझे बार बार यही यूज़ करना है, तो मैं ऐसे ही क्यों ना हो जाऊँ। तो उस तरह से उस मसल्स फाइबर में थोड़े से ट्रिगर्स बन जाते हैं, जो उससे उसको एटीपी बच जाता है, मतलब एनर्जी कंजप्शन बच जाता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है सर। कभी भी कोई भी मसल्स में अगर ट्रिगर्स फॉर्म हो रहे हैं तो हमारे बॉडी में ना प्राइम मूवर्स, सेकेंडरी मूवर्स, इस तरह के अलग अलग मसल्स के अलग अलग काम हैं। जैसे हम एक क्लिनिक या कोई भी इंस्टीट्यूट में ले लो तो हर किसी का एक अलग अलग काम है, वैसे ही हमारे मसल्स के भी अलग अलग रोल रहते हैं। तो जिसका जो काम है वो उतना पार्ट में करना चाहिए। अगर ट्रिगर काफ़ी लंबे समय तक रहे तो वो किसी भी बड़े प्रॉब्लम में तब्दील हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस मसल्स को हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में थिनर मसल्स बोलते हैं। आप कुछ नहीं करिए, हर 15 दिन में इसको इस तरह से लेके थोड़ा सा प्रेस करिए और करीब करीब 1 से 1.5 मिनट तक इसको प्रेस करके रखिए। शुरुआत में आपको बहुत पेन होगा, फिर धीरे धीरे आप जैसे वॉच को अगर देखते हैं, घड़ी को आप देखते हैं, तो ये आने वाले 20 से 30 सेकेंड में ये पेन कम होता जाएगा और ये डाइल्यूट हो जाएगा। आप इसको और फाइन ऑब्जर्व करिए, इसको प्रेस करके रखिए और जैसे ही 1 से 1.5 मिनट बाद आप इसको छोड़ते हैं तो आपके इस तरफ की सारी मसल्स, और इनफैक्ट आपको हेडेक अगर भी हो रहा हो या विज़न में भी प्रॉब्लम हो या आंखों में भी रिलैक्सेशन हो, तो इससे आपको मिल सकता है। फिर अगर हम ये उंगलियों को उठाते हैं, ऐसे 2-3 उंगलियों को आप साथ में उठाइए और यहाँ पे आप उंगलियों को रख दीजिए। जो मसल्स इन उंगलियों को उठाने में काम कर रही है उस मसल्स को आप दबा के रखिए वैसे ही 1.5 मिनट तक। जहाँ मूवमेंट हो आपको ऐसा लगेगा, उस मसल्स को आप दबा के रखिए। 95% पेशेंट को यहाँ पे भी ट्रिगर रहेगा, यहाँ पे भी ट्रिगर रहेगा। इसके अलावा जो लोग सिस्टम में बहुत काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन पे बहुत काम करते हैं, या सिटिंग जॉब है, उनको अपर क्रॉस सिंड्रोम होता है। अपर क्रॉस सिंड्रोम क्या होता है, जैसे मैं बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ तो धीरे धीरे हमारा हेड क्या है, स्पाइन के ऊपर है, लेकिन जब हम मोबाइल को हम देख रहे होते हैं तो 5 मिनट हुआ फिर ऐसा हो गया, 10 मिनट हुआ फिर ऐसा हो गया, 20 मिनट हुआ तब तो ऐसा हो गया। तब तो मेरे हेड ने मेरे स्पाइन को छोड़ ही दिया ना, ये तो बहुत आगे आ गया। और फिर इस तरह से अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ रोज़ रोज़, तो मेरे क्या होगा, सामने की मसल्स हो जाएंगी टाइट। अब वो क्या सोचेगी, मुझे तो ऐसे ही रहना है, तो वो एनर्जी कंजप्शन के लिए टाइट हो जाएंगी। अब इस तरह से मेरा पोस्चर हो जाएगा, शोल्डर भी राउंडेड हो जाएंगे, इसको अपर क्रॉस सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसे पेशेंट को सर हेडेक भी हो सकता है, आँखों में भी तकलीफ हो सकती है, अपर बैक पेन भी हो सकता है, और ज़्यादा तकलीफ हुई तो हाथ, अपर लिम्ब में हाथ में झिंझिनी वगैरह भी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए उनको पोजीशनिंग चेंजेस बार बार करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट बार बार सिस्टम में काम करना है, उनको 8-10 घंटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई,
तो उनको एक सिंपल सा एक्सरसाइज है सर, जैसे आप कर रहे हैं 8-8 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक सिंपल एक्सरसाइज है, कीप योर हैंड लाइक दिस। हर आधे 1 घंटे में आप 10 to 15 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं, और इसको बाहर की तरफ ऐसे घुमाइए और हेड को ऊपर देखिए। 1 2 3 4 एंड 15। हर 1-1 घंटे में ये करिए, तो आपकी क्या होगी, हमारा जो ये पीछे की मसल्स है इसको बोलते हैं ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस सर ऐसी मसल्स है बॉडी की जो 24 घंटे काम करती है सिवाय सोने के। जब सोते हैं तभी वो रिलैक्स रहती है। जैसे हम अभी बात भी कर रहे हैं, हम अपने गर्दन को हिला रहे हैं, ये ऑल टाइम काम करती है। और ये ऑल टाइम काम करती है, और जब भी हम नीचे देख के कुछ काम करते हैं, और ऑल टाइम हम नीचे ही देख के काम करते हैं, चाहे मोबाइल पे हो, चाहे किचन में हो, चाहे घर पे हो, चाहे हम पेशेंट देख रहे हो, तो ये मसल्स हमेशा खींची रहती है, हमेशा खींची रहती है। अब आप सोचिए कोई रस्सी को हम हमेशा खींच के रखेंगे तो उसकी क्या हालत होगी। तो वो एक समय के बाद वो सिम्टम्स देना शुरू करता है। तो हम सबके ट्रेपीजियस मतलब ये पीछे की जो मसल्स है ना, कॉलर मसल जिसको बोलते हैं, जो ये काम करती है शख्स का, अगर उसको आप पिंच करेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छा खासा पेन होगा, आपके में भी और मेरे में भी। उसको रिलैक्स करने के लिए आप बस ये करिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और फ्यूचर में कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली भी होगी तो उससे आप रोकथाम कर सकते हैं। पूरी बॉडी रिलैक्स भी होगी। जी सर, बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये बहुत छोटी छोटी सी जानकारियां हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि यदि आपकी लगातार सिटिंग है, या फिर आप मोबाइल पे काम करते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं, तो इस तरह से रिलैक्स हुआ जा सकता है, और आप 24 घंटे में भी 18 घंटे 16 घंटे जितना भी काम करते हैं उसमें आप रिलैक्स भी रह सकते हैं और दूसरी परेशानियों से बच भी सकते हैं। अक्सर देखा जाता है डॉक्टर साहब कि बहुत छोटी छोटी सी दिक्कतें जो हमें रोज़मर्रा में समझ में आती है, लेकिन हम उसे अवॉइड करते हैं, और आने वाले समय में वो बहुत बड़ी तकलीफ के रूप में हमारे सामने होती है। किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ये इन छोटी छोटी दिक्कतों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जैसे हल्का फुल्का हाथों में दर्द, पैर में दर्द, मोच आना, या फिर दूसरी दिक्कत जो आंखों में जलन होना, हेडेक होना, इस तरह की चीज़ें जो हैं जो आमतौर पे हर व्यक्ति के साथ में ये परेशानी रहती है लेकिन अवॉइड करते हैं। राइट सर। देखिए सर, एक तो ना हम सब जानते हैं कि भाई एक्सरसाइज का कितना इंपॉर्टेंस है। मैं एक थोड़ा सा एक लाइन यूज़ करने वाला हूँ कि एक्सरसाइज के ना 956 टाइप के बेनिफिट्स हैं। 956। कोई भी एक सिंगल मेडिसिन जो है वो इतना आपको काम नहीं करेगा जितना कि एक्सरसाइज करता है। आप एक्सरसाइज को रेगुलर अपने लाइफ में अपनाइए, चाहे आपको जो भी पसंद हो। आपको वॉकिंग पसंद है, वॉकिंग करिए। साइकिलिंग पसंद है, साइकिलिंग करिए। टेनिस खेलना पसंद है, टेनिस खेलिए। लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ आप ज़रूर करिए। आप वैसे तो फिट रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आपके शरीर के अंदर इतने सारे बदलाव आते हैं, इतने सारे सिस्टम है बॉडी में, वो इतने प्रॉपरली रेगुलेट होकर काम करते हैं जिसका अब हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सिर्फ एक्सरसाइज से इतने फ़ायदे होते हैं। तो एक तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए जो हमें पसंद है। दूसरा ये है कि हमें सर अभी ठंड के दिनों में भी हमें पानी आने की प्यास कम लगती है। एक्चुअली डिहाइड्रेट बॉडी ठंड में ज़्यादा होती है, गर्मी से ज़्यादा ठंड में होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी शिवरिंग कर रही होती है, मतलब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हमेशा रहता है। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए तो हमें वाटर इंटेक जो है वो प्रॉपर रखना चाहिए। वाटर इंटेक प्रॉपर रखने से हमारे जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो जाते हैं। तीसरा ये है कि हमें मल्टी विटामिन्स तो हमेशा लेने चाहिए। विटामिन डी, हम लोग आजकल धूप में नहीं रहते हैं, सुबह से हम सब काम पे लग जाते हैं। पहले की लाइफ थी कि भाई पहले ऐसा शहरीकरण नहीं था, गाँव में लोग बनियान पहने और टावल डाले और बाहर धूप में बैठ गए। अभी आप अपने घर से बाहर भी निकलेंगे तो लोअर टी शर्ट में निकलेंगे तो आपको धूप का एक्सपोजर तो मिलता नहीं है। विटामिन डी आप 10 लोगों को करवाएंगे तो 9 लोगों का विटामिन डी कमी आती है। तो विटामिन डी पे आप ध्यान दें, क्योंकि वो मसल्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे और यही चीज़ें, एक तो आर्टिकल असर आया था कि विटामिन डी की कमी से हार्ट अटैक हो सकता है। अब वो कितनी छोटी चीज़ है, उससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। सही बात है। कहीं ना कहीं तो राइट, शरीर तो में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है, चाहे विटामिन की हो चाहे दूसरी चीज़ों की, उसे फुलफिल किया जाना चाहिए न, वरना कई तरह की दिक्कतें आती है, जैसे हार्ट अटैक की बात डॉक्टर साहब ने बताई। सर, स्पाइनल कॉर्ड की दिक्कतें और कहीं ना कहीं बैठने उठने और उसके कारण स्लिप डिस्क की जो समस्या है वो आजकल कुछ ज़्यादा ही देखने को नजर आती है। किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं, कितनी संख्या में लोग आते हैं, और उससे निजात पाने के क्या राइट सर, देखिए हमारी ओपीडी जितनी रहती है उसमें 80% पेशेंट तो स्पाइन के प्रॉब्लम के रहते हैं। 80%। स्लिप डिस्क का मेन रीज़न तो ये है कि हमारा जो कोर मसल्स हैं,
कोर मसल मतलब पेट की भी मसल्स आ गई, पीछे बैक की भी मसल्स आ गई, वो मसल्स वीक रहती हैं। तो जिनको कोर मसल्स वीक रहेगी उनको स्लिप डिस्क होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम क्या करते हैं, हम वियर और टीयर करते रहते हैं बॉडी में। फिर हमें शुरुआत होती है थोड़े बहुत पेन से या थोड़ी सी तकलीफ से, जिसको हम अवॉइड करते हैं। सर देखिए, स्लीप डिस्क ना एक टर्मिनोलॉजी है। स्लीप डिस्क में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे थोड़ा निकला तो हमने बल्जिंग बोल दिया, थोड़ा और ज़्यादा निकला तो उसको प्रोट्रूजन बोल दिया, थोड़ा और बड़ा बलून फूल गया, डिस्क इज़ लाइक बलून, तो वो और फूल गया तो हर्निएशन बोल दिया। अगर वो बलून फट गई और उसमें से जेल वेल बाहर आ गया तो उसको एक्सट्रूजन बोल देते हैं। तो हम डे टू डे लाइफ में जब मूवमेंट करते हैं तो ये बलून का फूलना कम होना तो ये वैसे ही होता है। लेकिन हमें कभी भी कोई भी सिम्टम्स आते हैं, यदि हमें 4-6 महीने में भी 4 बार कमर दर्द हो गया और हमने थोड़ा बहुत मालिश किया या रेस्ट किया या बाम लगाया, आयोडेक्स लगाया तो ठीक हो गया, तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये एक्चुअली ये सिग्नल है। क्या सिग्नल है? कोई भी पेन हो रहा है शरीर में, कोई भी समस्या हो रही है तो पेन इज़ गुड फॉर बॉडी। अगर हमारे शरीर में दर्द ना हो तो हमें पता ही ना चले कि व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। तो हमें ध्यान ये देना है कि हमें उसकी केयर करनी है। अब केयर कैसे करनी है सर? देखिए 80 से 90% जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है वो मैकेनिकल फॉल्ट से होता है। मैकेनिकल फॉल्ट से होता है मतलब कहीं मसल्स कमज़ोर होगी, कहीं मसल्स टाइट होगी, कहीं मसल्स में इम्बैलेंस होगा, बोन में इम्बैलेंस होगा। तो सर ये देखिए, जैसे आप स्पाइन को देखते हैं ना, तो 1 मन का 2 मन का ऐसा रहता है, उसके बीच में डिस्क रहती है। अब ये घूमती भी है, आगे पीछे भी होती है, इधर इधर भी होती है, इन दोनों के बीच में डिस्क है। ये एक तरफ रोटेट हो गई और टिल्ट हो गई, रोटेट हो गई, तो दूसरी तरफ बलून फूल जाएगी, जो डिस्क है वो निकल जाएगी बाहर। अब जिधर निकलेगी उधर की नस को दबाएगी वो, फिर पेशेंट को सिम्टम्स आएगा। इसी चीज़ को कम करने के लिए या इसी चीज़ से बचने के लिए हमें जैसे ही सिम्टम्स आते हैं, हमें एज सुन एज पॉसिबल किसी भी नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके मैकेनिकल ट्रीटमेंट कराना चाहिए। 5 सिटिंग 10 सिटिंग में ये चीज़ें आराम से क्लियर हो जाती हैं। लेकिन एक बार आपको डिस्क हो गया या हर्निएशन हो गया तो यही जो प्रोसेस है ये 15 डेज 1 मंथ 1.5 महीने चला जाता है। बिल्कुल, इसलिए जिस चीज़ को आप 5 दिन में, चीज़ों को जो अवॉइड करते हैं उसे अवॉइड न करें और सही सलाह लें और उसका उपाय करें, तभी आप बेहतर स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। और छोटे छोटे से सिग्नल हैं जो आपको मिलते हैं और उसी के बाद आपको सचेत भी हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं। सर, कोविड का जो हम 2 कार्यकाल देख चुके हैं उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आई, लेकिन अब हम एक नया दौर देख रहे हैं जिसमें एक बार फिर एक नया वेरिएंट सामने आ रहा है और वो कहीं ना कहीं अब फैलता जा रहा है। यदि हम नाइट कर्फ्यू की बात करें तो ये एक संकेत ही है हमारे लिए कि आने वाले समय में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और यदि हम सावधान नहीं हुए तो शायद वो सैटरडे संडे लॉकडाउन की तरफ जा सकता है, और हो सकता है यदि हम और भी नहीं सचेत हुए तो वो पूरे तरह से लॉकडाउन की तरफ हम लोग जा सकते हैं। ऐसे ही कुछ संकेत हमें मिलते हैं और ओमिक्रॉन के रूप में हमें एक संकेत मिला है। किस तरह की सावधानियां हमें अब आवश्यक है रखने की? फिजियोथेरेपी के माध्यम से आप किस तरह से लोगों को आगाह करेंगे कि क्या रखना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए, किस तरह से अपने फेफड़ों को मजबूत रखें, कैसी एक्सरसाइज करें? राइट सर। जी देखिए सर, जो अभी लेटेस्ट वेरिएंट आ रहा है कोरोना का, ओमिक्रॉन, ये हम सब जैसे कि जानते हैं कि ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अब हम न्यूज़ की बात करें तो परसों नरसों तक ये अंडर 100 था, आज का न्यूज़ है कि मोर देन 500 हो गए हैं ऑल ओवर इंडिया। तो हमें तो देखिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, लाइक मास्क, डिस्टेंस मेंटेन करना, भीड़ वाली जगह से बच के रहना, तो ये सारी चीज़ें तो हमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो दोनों कोरोना काल में हमने किया है वो तो करना ही है। साथ ही साथ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आपको अभी हुआ नहीं है तभी से भी आप शुरू कर दीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तभी से भी शुरू कर दीजिए। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं, आपको सर्दी खांसी भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी आप वंस इन अ फोर्टनाइट, मतलब 15 दिन में या 20 दिन में एक बार आप सर स्टीम तो ले लीजिए। आपको जैसे सुविधा होगी भाई स्टीम बात है तो स्टीम बात ले लीजिए, या फिर वैसे ही स्टीम लेने की इच्छा है तो वैसे ही ले लीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है। तो और इसका अभी तो ये एसिम्प्टोमेटिक है और इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अभी गवर्नमेंट से आएगा जब हम इलाज वगैरह करना जैसे शुरू होगा तब। अभी तो गाइडलाइन गवर्नमेंट से नहीं आई, लेकिन जितना हमें पहले के कोरोना काल में जितना हम लोगों ने सीखा करा है उसको तो हमें अभी से ही फॉलो करना चाहिए और स्ट्रिक्टली। बिल्कुल,
अभी देखने में आ रहा है कि सर कोविड के बाद से डिप्रेशन में लोग काफ़ी हैं, राइट और सर, वो एक बहुत बड़ी समस्या भी लोगों की है। जी, जी, जी। क्या कितने लोग, मतलब किस तरह के लोग आपके पास आते हैं डिप्रेशन में हो, चाहे हेडेक की बात करें, ऐसी कई समस्याओं लेकर आपके पास आते होंगे, कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं इसमें? सर देखिए, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैंने ये सेकेंड वेव्स के बाद मैंने 4 डिप्रेशन के केसेस देखे हैं। तो उनको कोरोना भी हुआ था, साथ में कुछ लॉसेस भी हुए थे उनको, जैसे कोरोना में डेथ वगैरह हुई थी तो फैमिली लॉसेस भी हुए थे उनको। और ऑफ कोर्स बिज़नेस का तो सबको है ही कि भाई सबको अफेक्ट करता है ये कोरोना। तो इसकी वजह से लोग डिप्रेशन में बहुत आ रहे हैं, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है। तो इसके लिए ना मेडिटेशंस वगैरह करना चाहिए, और हम लोग एक थेरेपी यूज़ करते हैं अपने क्लिनिक पे जिसको बोलते हैं CST, क्रेनियोसाइक्लिक थेरेपी। और एक इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं सर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसमें एंजाइटी के नाम से ही प्रोटोकॉल है और डिप्रेशन के नाम से ही प्रोटोकॉल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़ वेरी गुड फॉर द ह्यूमन बॉडी। तो हम ये 2 चीज़ें हम करते हैं, और इससे पेशेंट्स को, मतलब इसमें सर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लाइक 5 to 7 सिटिंग्स में ही पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं और काफ़ी बेटर हो जाता है। वो अपने डिप्रेशन से मोर देन 10 सिटिंग्स या अंडर 10 सिटिंग्स वो आराम से अपने डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। नींद नहीं आने के कारण भी बहुत सारे जी सर, लोग परेशान that is रहते हैं, ये भी एक insomnia। डिप्रेशन का कहीं ना कहीं Right, एक right, बड़ा right, कारण होता right, है। उसमें किस तरह का एक रिलैक्सेशन मिल सकता है फिजियोथेरेपी के बाद, फिजियोथेरेपी लेने के बाद? किस तरह की एक चीज़ें जो आप छोटी मोटी जो बता सकते हैं कि जो घर पे रह के भी आदमी कर सकता है, या फिर आपकी सलाह या फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स की सलाह लेकर वो कर सकते हो, ऐसी क्या सुविधा है? हाँ सर, जिनको नींद वगैरह नहीं आती वो तो प्लीज़, अगर आप लोग, मैं बीइंग ए डॉक्टर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को इच्छा जो भी बुक अगर अच्छी लगती है तो आप लोग पढ़ने की थोड़ी सी आदत डालें रात को सोने से पहले। ये आपको स्लीपिंग पिल्स की तरह काम करेगा। अगर हम अपने यंग एज में भी देखें तो हमें जैसे ही हम बुक उठाते हैं हमें नींद आती है। तो ये एक्चुअली साइंटिफिक बात है जो मैं कह रहा हूँ। तो हम 15 मिनट या 5-10 मिनट भी पढ़ेंगे तो हमारी आंखें भारी हो जाती है, हमें नींद आनी शुरू होती। तो स्लीपिंग पिल्स की तरफ ना जाएं आप लोग, पहले इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ करें कि भी बुक्स वगैरह पढ़ें। उससे भी नींद नहीं आ रही है तो आप शवासन वगैरह कर सकते हैं। उससे भी नींद नहीं आ रही तो आप बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं हेडफोन वगैरह लगा के। और हेडफोन को भी ईयर वाला हेडफोन नहीं लगाना चाहिए, जैसा ऐसा बड़ा वाला आता है वो वाला हेडफोन लगा के आप सुनिए। साउंड थेरेपी या 417 हर्ट्ज़ की म्यूज़िक आती है, यूट्यूब में अवेलेबल है 417। ये हर्ट्ज़ की म्यूज़िक को आप सुनते सुनते आप 15 से 20 मिनट में आप सो जाएंगे। ये दिस इज़ नोन एज साउंड थेरेपी। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें चिड़ियों की चहचहाट रहेगी, नदियों का पानी का वो रहेगा। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना सर, ह्यूमन बॉडी ना, ये साउंड को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट, मतलब सबसे ज़्यादा इसको साउंड को सुनता है, मतलब पूरे दिन भर में एब्जॉर्व करता है और उसी को हम रिएक्ट करते हैं। मतलब साउंड जो है उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। तो इतना इन्फ्लुएंस रहता है हमारा ब्रेन। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर साउंड है, उसका 417, यूट्यूब में आप ढूंढेंगे 417 हर्ट्ज़ म्यूज़िक तो वो आ जाएगा, उसको आप सुन सकते हैं। उससे भी ठीक नहीं हो रहा हो तो आप क्लिनिक पे आइए। क्लिनिक पे हम लोग इंसोम्निया का ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें हम लोग पिल्स वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग CST, एक क्रेनियोसाइक्लिक थेरेपी होती है, स्पाइनल रिदम एक थेरेपी होती है, और पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम लोग नींद नहीं आने की बीमारी को 10 से 15 दिन में हम ख़त्म कर देते हैं। क्या बात है, म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा अहम रोल हमारे जीवन में हो सकता है कि छोटी छोटी परेशानियों से हम म्यूज़िक के माध्यम से बच सकते हैं। और यदि छोटी मोटी परेशानियां आपकी बड़ी हो रही है तो डॉक्टर महेश साहू साहब जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी सलाह आप ले सकते हैं, उनके पास आप जा सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मृदुभाषी के स्टूडियो में आए, हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अगले कार्यक्रम में एक बार फिर किसी शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।